नमस्कार सर। अरे नमस्कार। पहली बार अच्छा लग रहा है कैमरे के सामने। हाँ, सर, नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी अभिनंदन। सर, इस हफ्ते का इस एपिसोड का प्रश्न ये है कि विंसेंट की जो पुस्तक है, लेटर्स ऑफ विंसेंट वैन गॉग, तो पहले लेटर में वो अपने भाई थियो को बोल रहे हैं कि एडमायर एज मच एज यू कैन, मोस्ट पीपल डोंट एडमायर इनफ। और आप भी हमेशा बोलते हैं कि हमें चीज़ों को, आर्ट की चीज़ों को या लाइफ को अप्रिशिएट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना आना चाहिए। वो तो एक अलग विषय कि कैसे अप्रिशिएट भी करें, कैसा प्यार भी करें। तो अप्रिशिएट करने को लेकर जो आप सर बोलते हैं और विंसेंट भी चीज बोल रहे हैं, तो ये चीज़ क्या है और ये एक आर्टिस्ट के लिए, एक ह्यूमन बीइंग के लिए चीज़ों को अप्रिशिएट करना क्यों जरूरी है? अप्रिशिएट करने के लिए हिंदी में एक शब्द है अनुशंसा, जिसका स्वाभाविक रूप से लोग गलत प्रयोग करते हैं। वो सोचते हैं कि अधिकारी लिख देगा कि ये अनुशंसा की जाती है, इनका ये किया जाए। अनुशंसा का मतलब वो नहीं होता। अनुशंसा माने एप्रिसिएशन, वो प्रशंसा का छोटा भाई। हाँ, प्रशंसा में क्या होता है कि आप तत्व की समीक्षा नहीं करके प्रशंसा करते हैं। मतलब कोई गा रहा है, वाह क्या बात, आपने वाह क्या अच्छी बात की, मैंने बिना सोचे समझे भी किया सकता है, वाह क्या बात है। और अनुशंसा में ये है कि स्पेसिफिकली, हाँ, मतलब आपने ये जो यहाँ पर ये वाला सुर लगाया था और इसको लगाने बहुत तो गया, लेकिन आपके लगाने का ढंग बेहतर था। और यहाँ पर जो आपने ये शॉट लिया, आपने उसके तुरंत बाद एक चिड़िया को उड़ते हुए दिखाया। इस तरह से जब बोला जाता है तो वो अनुशंसा है, वो एप्रिसिएशन। एग्जैक्टली द वे इट शुड बी है। और प्रशंसा तो माने तो कोई भी सामने मिल रहा है कि वाह क्या बात है, आपने कितनी अच्छी बात की, लगे वाह ब्यूटीफुल, वाह। और वो जैसे ही मुड़ा, अरे इससे क्या, ये मतलब जब कोई, इसका मतलब है कि जब कोई अनुशंसा करेगा तभी हम सही मायनों में देख पाएंगे कि उसने ठीक तरीके से उसको और देखा, वो सुना या और वो पीछे मुड़ते फिर आलोचना नहीं करेगा। यहाँ पर एक और चीज है, एप्रिसिएशन को समझने के लिए या एडमायर करने को समझने के लिए इसका एक विलोम है, उसको भी थोड़ा समझ ले तो ज़्यादा साफ हो जाएगा। वो है कंप्लेन करना। ये बहुत आसान है, बहुत सामान्य रूप से लोग कंप्लीट करते हैं 24/7। ये नहीं हुआ, हाँ, है ना, कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं, ये करते रहते हैं। तो मेरे पास जब कोई आता है, मतलब मैं जो सीखा हूँ उसको दूसरे को बताता हूँ। जब कोई मुझे कहता है कि ये बताइए ऐसा नहीं हुआ, उसको ऐसा कर सकता था, ऐसा नहीं किया, उसको ऐसा करना चाहिए था, तो हम एक चीज़ बोलते हैं कि तुमको मालूम है कि वो उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन कभी ना कभी काम करेगा। मैं कहता हूँ कि तुम अपने आप को परफेक्ट करो। अगर उसने पूछा कि ये क्या मतलब है, तो जब तुम्हें लगा कि वो उसको चाय बनाने नहीं आता, तुम बना दो। तो तुम जब बनाओगे तो तुम अपने आप को परफेक्ट करोगे, है ना। जैसे कोई मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रहा है, किसी कोई चीज समझ नहीं आ रहा है, तो जब हम उसको समझाएंगे तो मेरा भी वो तैयार होता है। अगर कभी आपने ट्यूशन पढ़ाया हो तो आपको पता होगा, छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं आपकी ज़्यादा अच्छी तैयारी होती है। कहीं जनरल में हमने कुछ पढ़ा, फिर हम किसी को तो कंप्लेंट करने में ये होता है कि आप वो चीज़ कर रहे, आप जिसका कंप्लेंट कर रहे हैं। अब लेकिन मान लीजिए कि कई बार हम लोगों ने किसी के जूम सेशन में, मुझे याद आ गया अचानक, बॉम्बे से हमारी एक परिचिता ने म्यूजिक कंसर्ट का भेजा था, उन्होंने गाया था, इसका भेजा था, लेकिन उनके बगल में भी कोई गा रही थी, वो भी साथ में आया गया उसमें। वो वीडियो में तो कोई अलग करके देगा नहीं, तो उनका भी सुने। तो जब उनका सुनने लगे तो ये तबला वादक जो था कैमरे के पास था, और जिसका वीडियो था जिसने मुझे भेजा था वो उसके बाद थी, उसके बाद वाली का जब गायन शुरू हुआ तो ये तबला वादक शुरू किया, तो इनका लय अभी शुरू हो रहा है, एक फास्ट लय में आ गया। तो इन्होंने बोला भी इनको, जो उनके बगल में थी, कि स्लो करो, टेम्पो स्लो करो, वो नहीं माना, तो उसको अपना तबला दिखा था। तो इसको मैं किसी जूम सेशन में बोला था कि वो गायिका उनको स्लो करवा सकती थी, लेकिन उनको लगा कि ठीक है मैं गाना शुरू की हूँ तो अब क्या जाने देते हैं, कर ही लेगा, शायद नहीं किया उसने। मुझे कंप्लेन ये नहीं हुआ, मुझे ये हुआ कि जो लोग और लोग आए हुए हैं सुनने, जो लोग बाद में प्रोग्राम के बाद ग्रुप फोटो खिंचवाएंगे, वो लोग ऐसा कर सकते थे, वो देख रहे हैं सामने। ठीक। अब मैं यहाँ से वहां पहुंच भी नहीं सकता कि मैं कहूँ चलो तुम बैठो मैं संगत कर देता हूँ। संगत का मतलब ही होता है कि आप मुख्य हैं, मैं साथ साथ चल रहा हूँ।
और आपके प्रोग्राम को सुंदर बना रहा है ना, I'm there to help. है ना। लेकिन संग हम लोग जो गलत करते हैं, जब हम लोग माइंड के संग में रहते हैं तो फिर हम लोग को माइंड की बात माननी पड़ती है और हम कंप्लेन करते हैं और हम एडमायर नहीं करते। अब यहाँ से थोड़ा कठिन हो गया, ठीक है। और जब हम हार्ट के साथ रहते हैं तो हम सिर्फ एडमायर करते हैं, हम किसी के अवगुणों को नहीं देखते, ठीक है। यानी हमें संग देखना पड़ेगा, फिर वो सही संगत होगी। संग और संगत में बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। ये संगीत की बात अभी करते करते हम लोग मुख्य विषय पे आ गए। ये मेरी शैली है कि किसी एक एग्जाम्पल से आना, उसमें भी सीखा जाए और मुख्य बात पर भी आ जाए। ये नाट्यशास्त्र से मुझे मिला है, तो वहाँ पर स्क्रिप्ट लिखने को सिखाया गया है कि एक जो है आधिकारिक हो, उसमें एक प्रासंगिक हो। आधिकारिक का मतलब है कि मुख्य नायक नायिका को लेके जो कहानी चल रही है, और साथ में अगर महमूद अरुणा रानी का भी कोई पोर्शन दिखाना है साथ साथ, वो भी साथ में रहे, या कादर खान लोग का, वो बाद में उसमें जुड़ जाए जो उसको और अच्छा कर दे। तो मुख्य कहानी को जो कह रहे हैं कथा धारा, जो दुष्यंत शकुंतला को लेकर है, तो वो इसलिए मैंने सिनेमा का एग्जाम्पल दिया कि सिनेमा से बात होती है, वो है आधिकारिक। और साथ साथ और भी कुछ चीजें चल रही हैं, अगर जैसे विदूषक है दुष्यंत के साथ और उसके साथ प्रियमवदा की बात हुई, तो वो प्रासंगिक है, वो उसमें बाद में आके जुड़ जाएगा और वो और एंडिच कर देगा, है ना। तो ये जो मुख्य बात है, मुख्य बात पर आने के लिए मैं आधिकारिक में प्रासंगिक भी रहा था, वो नाट्यशास्त्र वाली आदत चल गया है नाटक की। तो इसलिए मैंने संगीत वाला एक एग्जाम्पल दिया ताकि उसमें भी सीखा जाए और मुख्य विषय पे भी आ जाए। संग से संगत होती है। तो जो मैंने कहा, बार बार मैं उल्लेख करता हूँ कि मालवीय जी ने कहा था कि अगर आप किसी भी स्पॉटलाइट में, लाइमलाइट में आते हैं तो आपकी खोरता भी दिख जाती है, आपका अवगुण भी दिख जाता है। अवगुण उन्होंने नहीं बोला था, खोरता बोला था। तो अपने अवगुण को हटा के करें, तो अपने अवगुण को हटा के हम लाइमलाइट में आए ना, तो फिर जैसे हम अपना अवगुण थोड़ा सा हटाते हैं, हमको दूसरों का अवगुण देखना ही बंद हो जाता है। ये अवगुण की विशेषता है। अपना अवगुण हटाते हैं, दूसरे का अवगुण नहीं दिखता है। और अपना अवगुण रहते हुए अगर दूसरे को एडमायर कर रहे हैं तो वो बहुत खतरनाक होता है कि हम दरअसल प्रशंसा नहीं कर रहे हैं या अनुशंसा नहीं कर रहे हैं, प्रशंसा हो जा रही है। जैसे कई बार क्या होता है ना, नाटक देख के जब लोग मिलते हैं हमसे, तो हम लोग या कोई बोलता है कि ये तुमने बहुत अच्छा किया, तो वो उसको सच मान लेता है, लेकिन वो मुंह देखी बात रहती है। मतलब ऐसे सर कोई जिसको यूजुअली बुरा आदमी कहते हैं, वो प्रशंसा नहीं कर सकता, अनुशंसा नहीं कर सकता। नहीं, अनुशंसा वही करेगा जिसके पास अनुशंसा का मूल्य है, मोल है, जिसको इस बात की समझ है कि उसने इस जगह पर डायलॉग बोलते समय ऐसा कर दिया। या जैसे कि हम एक साधारण सा उदाहरण दें, हम लोग नाना पाटेकर की एक्टिंग करते देखते हैं और स्पॉन्टेनियस रहता है, लेकिन उनका कहना है कि 2% जो होता है एक्सटेम्पोर होता है, स्पॉन्टेनिटी होती है या इम्प्रोवाइजेशन होता है, 98% मेहनत होती है। और उसको समझाते भी है, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता, इतना स्पॉन्टेनियस। और वो मोतीलाल के एग्जाम्पल देते हैं, मोतीलाल में इतना ज़्यादा स्पॉन्टेनिटी कैसे आता था। वो पैगाम फिल्म का एग्जाम्पल दे रहे थे, दिलीप कुमार, राजकुमार सब लोग हैं, लेकिन वो मोतीलाल पर ध्यान जाता है, वो आदमी कैसे इतना नेचुरल कर देता है, जबकि हम लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। तो मुझे लगता है ना, हर आदमी अपने अपने ढंग से चीज़ों को देखता है, करता है। तो जो जिस व्यक्ति के अंदर कोई गुण होगा, उसके पास डर नहीं होगा, वो प्रशंसा करेगा, वो अनुशंसा हो। जैसे मैं बताऊं कि किशन महाराज जी के घर में प्रोग्राम होता था, एक छोटा सा बच्चा डांस करता था उस समय, अब तो वो युवा हो गया है, विशाल कृष्ण नाम है, उसका डांस देख रहे थे, या कोई छोटा सा बच्चा तबला बजा रहा है, वो पूरे मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं, होल हार्टेड। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, हम कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए, या कोई भी वो हमसे बेहतर ना हो जाए। ईर्ष्या हुई ना, ईर्ष्या द्वेष ये सब अवगुण है ना, तो आप कैसे प्रशंसा करेंगे? तो आप मुंह देखी करेंगे। एक तरफ ये तो आपकी ओर से हो गया, उसकी तरफ से ये हो गया कि अगर आपने फॉर द टाइम भी कोई सामने आया कैसा रहा तो आप कहेंगे। इससे मैं अभी भी मैं गया था वहाँ पर किसी प्रोग्राम में, मुझे कहा गया कौन सा, हाँ नाटक के बाद, तो हमने कहा कि देखिए मैं नाटक होने के तुरंत बाद समीक्षा नहीं हो पाती, 2 घंटे तक भी नहीं हो पाती, कम से कम 2 दिन बाद हो, या एक सबसे अच्छा 1 हफ्ते बाद समीक्षा हो, क्योंकि तुरंत जो एक्टर है ना या आर्टिस्ट,
उसका कान अपने विरुद्ध सुनने को तैयार ही नहीं रहता है। तुरंत किया है और उसी समय अगर आप बोले कि तुमने डायलॉग भूल गए थे, खराब हुआ, नहीं सुनना चाहता है, वो सिर्फ अच्छा सुनना चाहता है, तो उस वक्त समीक्षा कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं, बिल्कुल है ना। तो उसी तरह से जब कोई नाटक देख के आया है तो हाँ बहुत अच्छा, ये तो एक सामने, लेकिन ये भी ठीक है। लेकिन अगर सचमुच में कोई बोलेगा तो वो गुणों को देखने आ रहा है, उसके अंदर वो गुण है। हमारे अंदर अवगुण होगा तो हम अवगुण देखेंगे, हमारे अंदर गुण होगा तो गुण देखेंगे। लेकिन अगर कोई प्रोग्राम लग रहा है कि वो गलत हो रहा है, जैसे कि लय वाली बात बताई हमने, या और भी चीजें कि स्पेलिंग मिस्टेक्स है इंग्लिश में या बोलने में, है ना, जैसे आदमी, हम भी बहुत जल्दी बोलते हैं तो कई शब्द रह जाते हैं। अब एक एक शब्द पर एक एक साफ साफ सुना जाना चाहिए ना। अब जैसे प्रश्न बोलते हैं, उसको बोला जाना चाहिए प्रश्न, नहीं बोलते, लेकिन ये बोला इसलिए जाना चाहिए कि सुन रहा है कोई, उसको साफ सुनाई देगा। ये नहीं बोले क्या 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 बोल दिया, ऐसा नहीं सुनेगा। प्रश्न उपनिषद पूरा तो ये हाँ, संस्कृत वाले जो होते हैं वो लोग साफ साफ बोलते हैं, क्योंकि वो पाणिनि शिक्षा में कहा भी गया कि स्वर और वर्ण का सही उच्चारण किया जाए। और उस अगर आपको नहीं करने आता है तो आपको वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद पढ़ने के लिए जो 6 चीजें कही गई हैं, आपको 6 चीजें पहले आनी चाहिए। उसमें एक है कि शिक्षा, शिक्षा भी कई होते हैं, नारदीय शिक्षा है, पाणिनीय शिक्षा है, याज्ञवल्क्य की शिक्षा है। पाणिनीय शिक्षा जो ऋग्वेद का है वो सिखाता है स्वर वर्ण का उच्चारण कैसे करना है। स्वर आप जानते हैं क्या होता है, स्वर उदात्त अनुदात्त तेज आवाज एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। वर्ण का मतलब अक्षर। अब इसमें इसके लिए एग्जाम्पल एक दिया जाता है, हो सकता है इससे चूंकि जुड़ती हुई बात इससे मैं कह रहा हूँ, विषयांतर नहीं है, कि एक बार क्या हुआ था कि देवताओं के जो ऋषि हैं बृहस्पति, वो नाराज हो गए थे देवताओं से और वो चले गए थे। तो उनकी जगह पर एक दूसरे ऋषि को देवताओं की ओर से मनोनीत कर दिया कि आप हम लोग के गुरु हैं, त्वष्टा नाम था। बाद में पाया गया कि ये हम लोग के लिए कर तो रहे, लेकिन ये राक्षसों से भी मिले हुए हैं। तो इंद्र को गुस्सा आ गया, उन्होंने इसको खत्म कर दिया। अब क्या है कि वो उनको बुरा लगा उनके पिता को, तो उन्होंने कहा कि यज्ञ किया जाए इंद्र को मारने के लिए। तो यज्ञ जो पाठ हो रहा था तो वो मंत्र उच्चारण हो रहा था, तो उसमें यह था कि इंद्र के शत्रु की वृद्धि हो। इंद्र का जो शत्रु है, मान लीजिए वृत्तासुर है या ताड़कासुर है, जो भी है, तो वो वृद्धि हो उसकी, ताकि वो इंद्र को मार दे। तो उसमें जो था कि शत्रु वृद्धि, तो शत्रु वृद्धि एक्चुअली में क्या कहते हैं, स्वर और स्वर जब जुड़ता है तो संधि कहते हैं, शब्द और शब्द जब जुड़ता है तो समास कहते हैं। बचपन में ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए कठिन लगता है संस्कृत। अब स्वर और स्वर जैसे और अ मिलके आ हो गया, है ना, ई मिलके ई हो गया, ई कोई अच्छी, अ मिलके आ, अक सवर्ण दीर्घ। ये बहुत रवि धन इंद्र बराबर रवि इंद्र, ऐसा होता है ना। समास का मतलब हुआ माता और पिता, अलग पास पास कर दी, माता पिता सामासिक पदावली, ठीक। तो शत्रु वृद्धि था। अब शत्रु की तरफ से देखिए तो वो बहुव्रीहि समास है, और अंत में अगर देखिए तो वो तत्पुरुष समास है। उसने क्या किया, शत्रु वृद्धि पर जोर दे दिया, तो वो इंद्र की तरफ चला, इंद्र की वृद्धि हो गई, और यजमान जो था उसी को वही मर गया, खाली गलत उच्चारण से। ये बहुत डिटेल में जाके बता रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं थी हालांकि, लेकिन स्वर का गलत उच्चारण, इसमें वेद पाठ करें या कोई भी मंत्र बोले या इवन डायलॉग बोले, तो अगर आप शब्द साफ बोल रहे हैं, स्वर वर्ण का उच्चारण, ये शिक्षा दी जा रही, पाणिनीय शिक्षा, तो उसके खाली शत्रु की वृद्धि नहीं हुई, इंद्र की वृद्धि हो गई, खाली गलत उच्चारण से। अगर इसको जान ले तो कोई आदमी कभी संस्कृत मंत्र वगैरह का ठीक करेगा। उसमें कहा गया कि आप स्वर वर्ण का उच्चारण सही हो, मंत्र बोलते समय यज्ञ करते समय हाथ का इस्तेमाल करें तो आदि आदि। लेकिन एक एक्टर या जो आर्ट से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके सारे वर्ण क्लियर होते हैं। वर्ण पेंटिंग में भी होता है ना, आपने वैन गॉग की जो बात की, वर्ण का साफ होना, वर्ण माने रंग हो गया। अब तक वर्ण का मतलब अक्षर था, उसके लिए हमारे चित्र सूत्र में भी एक टेक्निकल टर्म है वर्णिका भंग। वर्णिका भंग का मतलब लोग नहीं समझते, टीचर्स भी नहीं पढ़ा पाते, विद्वान भी नहीं पढ़ा पाते। वर्ण का मतलब कलर, भंग का मतलब भंगिमा, रंगों की भंगिमा। रंगों की भंगिमा का मतलब है जिसमें मूवमेंट आए। जैसे आप वैन गॉग की पेंटिंग देखेंगे, उसमें बहुत सारी ग्रेस है, फसल है, और बहुत तेज हवा चली है, तो दो ही जगह दिखती है। एक मिरर के फर्स्ट सीन में जिसमें वो महिला बैठी हुई है
बांस की वो है, और दूर से डॉक्टर आ रहा है, उसमें हवाएं तेज चलती हैं और मीनिंगफुल हो जाती है हवा का तेज चलना। वो आता है, फिर वो गिर जाता है, फिर वो जा भी जाए, फिर पलट के देखता है, वही हवा तेज चल रही उसी वक्त। और वैन गॉग की पेंटिंग में दिखता है कि सारे फसल ऐसे हो गए, एकदम लाइव हो गया ना। ये वर्ण की भंगिमा है, रंगों के आकार से कहीं नहीं हुआ है, रूप आकार में नहीं हुआ है, लाइंस ड्राइंग से नहीं हुआ है, रंगों की भंगिमा। जबकि हमारे यहाँ का शब्द है वो वर्णिका भंग। तो मुझे लगता है कि एक एक चीज पर जो इस तरह से देखता है, वो जब किसी चीज की प्रशंसा करेगा तो प्रशंसा कैसे करेगा? वैन गॉग की पेंटिंग है, वैन गॉग बड़ा सा नाम है, और वाह कितनी अच्छी पेंटिंग, क्यों अच्छी है? अभी जैसे हम लोग ऋत्विक घटक पर बात कर रहे थे, किसी एक ने बोला, हम 5-6 लोगों में से, कि सिर्फ कुमार शानी है जिन्होंने ऋत्विक घटक अपने गुरु से लिया उनकी फिल्म। किस कैसे आपको पता चला? मैं किस फिल्म में कहां पर लिया आप बताएंगे? ये ऋत्विक घटक ऐसा करते थे, कुमार शानी ने इस शॉट को ऐसा किया, वो ऐसे करके बताना प्रशंसा करना। और जैसे मैंने भी बताया कि ऋत्विक घटक की फिल्म में देख रहे हैं कि एक नायक एक नायिका ऐसे बैठे हुए हैं, और हम लोग देख रहे हैं पूरा जो पृष्ठभूमि है वो इक्लिप्टिस का पेड़ है, और हम लोग पीछे से नायक नायिका को देख रहे हैं, वो बैठे हुए हैं शांति से, खामोशी है, कोई आवाज नहीं। और ये जो नायिका है जब ऐसे इनके तरफ घूम रही तो हम लोग हल्का सा चेहरा देख रहे हैं, और इनका देख रहे हैं तो वो प्रोफाइल आ रहा है, लेकिन वो प्रेम की अभिव्यक्ति होनी है थोड़ी देर बाद। तो प्रेम की जब अभिव्यक्ति बोलते हैं वो खुद संकोच में इतना ज्यादा है, तो कैमरा सामने से क्यों ले? ये बात अभी तक किसी के ध्यान में नहीं आई थी जब से फिल्में बनी। वी शांताराम के जमाने से लेकर के और चार्ली चैपलिन होते हुए ऋत्विक घटक तक, सत्यजीत रे में भी नहीं, कहीं नहीं है, एंटोनियनी में भी नहीं है। एंटोनियनी थोड़ा सा ऊपर रखते हैं नायिका के पीछे से, लेकिन ऋत्विक घटक ने जो दिखाया, और उसके तुरंत बाद जब वो लड़की ने बोल दिया है, अब फेस अप दिखा रहा है, तो वहाँ पेड़ों के बीच में पेड़ों की छाया भी है, अब वो छाया उसके चेहरे पर खेल रही है, डांस शुरू हो गया, वर्णिका भंग। तो हमको रशोमन याद आता है कि जो बैंडिट है, डकैत, उसके चेहरे पर छाया। अब ये जो छाया उसके पास से गुजरी पत्तियों की, इसको उन्होंने पास लाके किया था सिनेमाटोग्राफर ने, रशोमन ने मिरर से किया था, और साफ यहाँ ऋत्विक घटक में लग रहा है मिरर नहीं है। क्यों ऋत्विक घटक बढ़ा है? तो ऋत्विक घटक की अगर मैं प्रशंसा कर रहा हूँ तो बता रहा हूँ इस कारण से ना, ऐसे एग्जाम्पल देके एडमायर करना इसको कहते हैं। एडमायर तो वही करेगा ना जो खुद, जिसके पास इन सब चीजों की समझ होगी, चाहे संगीत की हो, फिल्म की हो, या किसी भी चीज की हो। प्रशंसा हम लोग तभी करते हैं, यानी कि सर प्रशंसा करने के लिए भी योग्य, अनुशंसा करने के लिए भी योग्य, बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा। फिलहाल प्रशंसा भी कहें हम लोग, तो प्रशंसा हम लोग करने के लिए हम लोग में उसकी भी योग्यता नहीं होती, प्रशंसा करने के लिए भी योग्य होना है। और किसी भी चीज की, मतलब कोई बच्चा अच्छा गा रहा है घर में ही, या अच्छे से कोई चीज रख रहा है, कप प्लेट को अच्छे से रख रहा है, चाय को बहुत अच्छे से बना रहा है, फिर साफ कर दे रहा है गिर गया तो। आप देखो कई लोग कप प्लेट में जब लाते हैं उनका वो गिर गया होता है ना, और कई लोग चाहते हैं कि न गिरे, तो जो चाहते हैं कि न गिरे उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और होता क्या है ना, प्रशंसा करने से ईगो नहीं बढ़ता है, उसका उसके पास जो अनुशीलन है वो अनुशीलन और बढ़ता है। जैसे सत्यजीत रे में अनुशीलन था, इतने बजे उठना, स्क्रिप्ट लिखना, स्क्रिप्ट के एक एक फ्रेम को स्केच करना, और यहाँ पर ऐसा होगा, सब कुछ पहले से प्री प्लान था या प्री स्ट्रक्चर्ड था। स्ट्रक्चर इसलिए नहीं हो कि स्ट्रक्चरिज्म भी हमारे यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको लेक्चर देना है तो आपका स्ट्रक्चर रहेगा कि मैं ये बोलूँगा, फिर ये बोलूँगा, फिर ये बोलूँगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है, फिल्म के लिए भी, सबके लिए। तो उनका वेल स्ट्रक्चर्ड था, वेल क्राफ्टेड, पहले कागज पर। और वहाँ नाना पाटेकर भी कहते हैं, स्क्रिप्ट अगर मिल गया, लाइन से याद हो गया, 30 दिन तक हम लोगों ने किया, तो फिर पूरा नट सम्राट का एक एक लाइन याद है, फिर आप कुछ भी करिए। ये वो बोल रहे थे। सत्यजीत रे का ऐसा है, इनका जो है ऋत्विक घटक, वो इंट्यूटिव है, वो एक दूसरा गुण, मुझे लगता है वो इससे बेटर है सत्यजीत रे वाले से। लेकिन सत्यजीत रे में अनुशीलन है, इतने बजे उठना है, इतने देर तक मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है, इसके बाद मुझे रविशंकर जी से संगीत पर बात करनी, पूरा इस बीच में शराब नहीं पीना है, सिगरेट की जगह पर मुझे पाइप लेना है, सब कुछ ऐसा है। ड्राइंग आना चाहिए, इसके बाद ये नहीं करना चाहिए, ऐसा प्लेट में चाय न गिरे छलक के करता, ऐसा। तो एक अनुशीलन की भी मर्यादा होती है ना, आप किसी व्यक्ति से कैसे बात कर रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, ये तरीका। आप ज्यादातर देखिएगा मूलतः इंसान अच्छा है और स्वभावतः इंसान असभ्य है।
वो आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, वो ऐसे खड़ा है, तुम जैसे मर्जी जाओ, हम तो ऐसे ही रहेंगे। कदम कदम पर ये असभ्यता दिखेगी आपको। अभी अब एक जने से मिलके आ रहे हैं, वहाँ पर एक दूसरे गुणी कलाकार मिल आए, वो हमेशा कैलेंडर बोलते हैं, मैं अभी अभी वहाँ से या बोल के आ रहा हूँ नाट्यशास्त्र पर, वहाँ पर ये परसों वहाँ जा रहा हूँ इस फ्लाइट से, ये बोलते रहते हैं। जब मैं जिनसे मिलने गया था उनसे बाद लौट रहे हैं, तो वो भी मुझे कह रहे ठीक है गौतम जी, और उनकी मिसेज भी कही, लेकिन वो अपना बोले ही जा रहे हैं, उनको ये भी नहीं मालूम। असभ्यता का आवरण ऐसा होता है। तो असभ्य कोई विद्वान भी हो सकता है, असभ्य कोई प्रोफेसर भी हो सकता है, असभ्य कोई गुणी व्यक्ति भी हो सकता है। असभ्यता को हटाने में मदद करती है एडमायरेशन। अगर आप एडमायर कर रहे हैं उसी असभ्य व्यक्ति का, कि आप जब आपने जो साउथ इंडियन ढंग से ये पहना है बहुत अच्छा है, यहाँ पर आपने जो बोला ये गलत है, लास्यांग इसको नहीं कहते हैं, वो करेक्ट करेगा या कुछ भी करेगा, तो उसकी बुराइयां कम भी होगी। दूसरों को अपने अंदर भी आता है, आपके अंदर पहले से ही है, और उससे आपका मन अच्छा, आपका हृदय बहुत उत्फुल्ल हो जाता है। आप किसी अच्छे व्यक्ति की बात करेंगे, किसी संत की बात करेंगे, किसी गुणों की बात करेंगे, आप भीतर से बहुत खुश हो जाएंगे, आह्लादित हो जाएंगे, आनंद में आ जाएंगे। तो हमेशा गुणों की बात करनी चाहिए, और एडमायर इसलिए करना चाहिए। जब आप एडमायर करते हैं आप बहुत प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, और आपके भीतर एक पात्रता आती है जहाँ पर और गुण आए, और सारी अच्छी चीज़ें। अपनी पात्रता को, अपने कॉन्शियसनेस को प्योर करने और बढ़ाने के लिए एडमायर करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप खाली वैन गॉग की करेंगे, थियो की नहीं करेंगे, क्योंकि हमको थियो की भी करनी है। और आपकी कॉन्शियसनेस को ऐसे बढ़ा सकते हैं। आपने शुरू में एक लाइन बोला कि वैन गॉग की सारी किताब है, वो वैन गॉग की चिट्ठियों की किताब है। वैन गॉग की वो मुख्य किताबें हम लोगों ने नहीं देखी, जैसे कि उनका क्या नाम है जो कि माइकल जिन्होंने की वो बनाया था मोनालिसा, विंची, लियोनार्डो दा विंची। हाँ, लियोनार्डो दा विंची, उनकी अपनी डायरी थी, वो मुख्य किताब है जी, है ना। कई बार चिट्ठियों में भी अच्छी बातें आ जाती है भीतर की, डायरीज में भी आती है। तो और चीज़ों को ढूंढना चाहिए, हो सकता है उतना ही हम लोग के पास किताब छप के आई है, और चीज़ें भी। तो एडमायर करने का मतलब है कि अपनी चेतना को भी विस्तार देना, और जो आर्टिस्ट है उसकी चेतना को भी विस्तार देना। वो आपके एडमायरेशन को या आपके रिव्यू को पढ़ के अगला जो पेंटिंग बनाएगा या अपनी जगली फिल्म बनाएगा, उसमें वो उस ढंग से और सोचेगा, अच्छा करेगा। एडमायर करने का मतलब है अपने और उसके कॉन्शियसनेस को विस्तार देना, उसका जो आर्टिस्टिक टैलेंट है वो भी बढ़े, आपसे सीखे, और इस तरह से बढ़े उसका कॉन्शियसनेस आपका, दोनों एक हो जाए, आप दो न। क्योंकि सारी प्रॉब्लम होती है जब दो होता है। दो होता है तो आपका भय होता है, एक होता है तो प्रेम। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, दिस वाज सच एन एनलाइटनिंग एपिसोड। वी विल मीट नेक्स्ट। आप हर बार बोलते हैं, ये आप हमारी प्रशंसा करते हैं स्पेसिफिकली। यहीं पर हम लोग विराम लें। यस। ठीक है, सुमित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।